Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English YouTube channel. Here we are going to discuss about the another some topics of critical race theory. It's very important to know about that. What is the role of critical race theory in the literature? Because we are learning literature, English literature. That's why it's very important to know about the all concepts of critical race theory in the English literature or literature. Okay, so without wasting any time, let's get started. But I have a request to all of you, please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Thank you. Let's get start. सबसे पहले हम बात करते हैं जानने के लिए कि लिटरेचर में क्या रोल है CRT यानी कि क्रिटिकल रेस थ्योरी का. सो इसके यूजेस सबसे पहले जानते हैं. Adopting a critical race theory approach to literature or another modes of cultural expression includes much more than simply identify racism and racialized character in fictional works. सबसे पहले तो लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं. लिटरेचर क्या होता है. मैं लंबी चौड़ी तफसील तो नहीं दूंगी, बट हाँ, लिटरेचर में रिटन वर्क्स आ जाते हैं. लिटरेचर में आपका पूरा कल्चर ट्रेडिशन शो होता है इन रिटन फॉर्म, जिसमें नावल, ड्रामाज, मैगजीन्स या कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में जो हो, ठीक है, वो लिटरेचर में आ जाता है, लिटरेचर कहलाता है. अब लिटरेचर फॉर्म में जब आप रेस या रेसिज्म या रैशनलाइज्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो इट्स मीन कि आप रेसिज्म या क्रिटिकल रेस थ्योरी का लिटरेचर लिख रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह जब आप रेसिज्म या रैशनलाइज्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं अपने वर्क में तो आप क्रिटिकल रेस थ्योरी को या रेसिज्म को आप अपने लिटरेचर में यूज़ कर रहे हैं. ये होता है यूज़ ऑफ रेसिज्म और क्रिटिकल रेस थ्योरी इन लिटरेचर. इस मेथड्स को आप क्रिटिकल रेस थ्योरी बोलते हैं, बट इन लिटरेचर जब आप रिटन फॉर्म में किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रामा परफॉर्म करते हैं या नावल लिखते हैं व्हाटसोएवर, तो वो क्या चीज़ कहलाती है. कोई फिक्शनल वर्क हो सकता है जिसमें आप फिक्शनल कैरेक्टर लेके आपने रेसिज्म को एक्सप्लेन किया हो, फिर या आपने रेसिज्म या रैशनलाइज्ड कैरेक्टर लेके आपने पूरी की पूरी रेसेस वाइट, ब्लैक, येलो, ब्राउन, रेड व्हाटसोएवर हर रेस को आपने एक्सप्लेन किया हो, तो वो लिटरेचर कहलाता है. ठीक है, तो अच्छा अब बात करते हैं. रेदर इट emphasize the importance of examining and attempting to understand the socio-cultural forces that shape how we and other perceive, experience and respond to racism. ये बहुत important है लिटरेचर रेसिज्म का. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आप जब आप लिखते हैं आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने परसीव किया होता है वो तमाम आप रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने. तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह लोग इस चीज़ को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, उनकी नज़र में इसकी क्या वैल्यू, तभी तो आप जान सकते हैं, आप अपने कल्चर को जान सकते हैं. आप पूरा जो सोसाइटी में जब रेसिज्म पे आपने वर्क लिखा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिसेंटली एक ड्रामा अपलोड हुआ है परिजात, उसमें एक ब्लैक कैरेक्टर लिया हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि उसका कलर ब्लैक है. सही है, और फिर जब वो ब्लैक होने के साथ साथ गरीब भी है तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती. तो उसमें एक लाइन बोली थी कि आप इस कदर अपने आप को अमीर बना लें, पैसा जनरेट कर लें कि आपकी जो भी खामियां हैं वो आपकी पर्सनालिटी में चेंज हो जाएं, वो पर्सनालिटी में छुप जाएं, लोग इसको फैशन समझने लग जाएं. तो ये सब कुछ किससे होता है? पैसे से. ठीक है, और ये सब कुछ किसने बताया? लिटरेचर के थ्रू हमें पता चला ना कि ब्लैक की कोई वैल्यू नहीं है, पुअर या वर्किंग क्लास की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, ये तमाम की तमाम हमें चीज़ें कहाँ से पता चली हैं? ये हमें लिटरेचर से. और लिटरेचर इस पे हम उनकी सोसाइटी हैं, लोग हमें रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं कि ये रेसिज्म है.
ठीक है, अब हम सोसाइटी हैं, हमने किस तरह रिस्पॉन्स किया उस ड्रामे को लेके, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने क्या परसीव किया, और क्या जो अगला बंदा बयान करना चाह रहा है वो वाकई में दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि उसमें हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ तो होता है, क्रिटिसिज्म होता है। अब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बहुत सारे कमेंट उस ड्रामा के नीचे आए होते हैं, तो उनको वो वर्क, वो लिटरेचर का वर्क है, और वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, रेसिज्म को, और किस तरह क्रिटिकली एनालाइज करके, एनालिसिस करके उसका, फिर उस पर थेरीज अप्लाई करके उसको इस तरह मॉडिफाई कर दिया, जनरेट कर दिया उस ड्रामे को कि वो क्या कहलाने लगा, एक वर्क है लिटरेचर का। और यही मेथड्स, इन्हीं मेथड्स के थ्रू हम लिटरेचर में अपने वर्क्स को एम्फसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यही यूज़ है, इसी तरह हम लिटरेरी क्रिटिकल रेस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं कुछ मेथड्स, कुछ थ्योरीज को अप्लाई करते हुए। तो वो जब हम अपने वर्क फॉर्म में या रिटन फॉर्म में या हाँ ले आते हैं, तो वो लिटरेचर का एक वर्क कहलाने लग जाता है। वो यूज़ ऑफ मैथडोलॉजी ऑफ CRT इन लिटरेचर कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई है। अब बढ़ते हैं। Most critical race theory scholarship attempt to demonstrate not only how racism continue to be perceived component throughout dominant society, but also why they persist racism problematically deny individual many of constitutional freedom they are otherwise promised in the United States governing document। अब आपने पैसा देख लिया, अब आप उसने आपको दिखा दिया कि रेसिस का ये हाल है, रेसिज्म का ये हाल है। तो आपने अब ये नहीं देखना कि डोमिनेंट सोसाइटी उसके साथ क्या सलूक करती है, क्या बिहेव करती है। आपने ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको उसके कामयाबी के आड़े आ रही हैं, कौन से बैरियर है, कौन सी शक्ल्स हैं जो उसके पाँव में बांध दी गई हैं। ठीक है, और वो शक्ल्स क्या हैं, वो रेसिस है, वो पॉवर्टी है। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को तो देखते हुए फिर उनको, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि किस तरह क्रिटिकल रेस थ्योरी वैसे भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इसमें आपने एक्समाइन करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है प्रॉब्लम को, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका हल भी देना होता है। यानी कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि किस तरह सोसाइटी उसके साथ बिहेव करी है, ये देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उसके आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करके देना है। तो ये है यूज़ ऑफ मैथडोलॉजी इन क्रिटिकल रेस थ्योरी और इन लिटरेचर। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं। दिस enables scholar to locate how texts develop in and through the culture context that produce them, further demonstrating how pervasive system racism truly is। इसमें फिर बताते हैं, जो स्कॉलर्स हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी के, बताते हैं कि किस तरह टेक्स्ट डिवेल्प हुआ, किस तरह सोचें डिवेल्प हुई, किस तरह उसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पे लिया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया, जनरेट किया गया किसको, रेसिज्म को। ठीक है, और किस तरह हमारी सोसाइटी ने उसको परसीव किया, और असल में रेसिज्म क्या है, रेसिज्म का असली उसकी हिस्ट्री जानी, और फिर जाना कि नेक्स्ट हमारी जनरेशन्स ने या हमारी सोसाइटी ने उसको किस तरह परसीव किया। ठीक है, और फिर किस तरह उस पर टेक्स्ट डेवलप किया। इन तमाम चीज़ों को लिटरेचर में यूज़ किया गया, तो ये क्रिटिकल रेस थ्योरी इन लिटरेचर कहलाती है। समझ आ कि अब मैं हर बात से आपको प्रूफ दे रही हूँ कि लिटरेचर में क्या रोल है क्रिटिकल रेस थ्योरी का, और लिटरेचर क्या होता है, कोई भी रिटन टेक्स्ट, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी को या उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यानी कि अगर रेसिज्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्रिटिकल रेस थ्योरी या रेसिज्म का लिटरेचर कहलाएगा। ठीक है, एंड इन अमेरिकन कल्चर सीकिंग टू एडुकेट इन इट एट इट्स रूट। ठीक है, अब अगर अमेरिका का लिया जाए, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन बहुत मशहूर हैं ब्लैक में, क्योंकि उनमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का सबसे ज़्यादा कंसेप्ट पाया जाता है। स्टार्ट उधर से हुआ था कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन को उन्होंने राइट से बंद कर दिए थे।
और इसकी रूट्स अब कहाँ से आती हैं इस कल्चर के रेसिज्म की? ये अमेरिका से आती हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ से देखा गया? अफ्रीकन अमेरिकन में इसकी रूट्स हैं। Additionally, because critical race theory advocate attending to the various components that shape individual identity in offer a way for scholars to understand how race interact with other identities like gender and classes. अब ये सिर्फ रेसेस पे बात नहीं करती, अब ये इस तरह भी बात करती है कि उस लपेट में क्लास भी आ जाती है, यानी कि क्लास किस तरह? पॉवर्टी, वर्किंग क्लास। परिजात किस क्लास से बिलोंग करता था? एक तो उसका कलर ब्लैक था, दूसरा वो गुर्बत का मारा हुआ था, वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था, ठीक है। और उसका जेंडर भी सबसे ज़्यादा जो है इसमें इफ़ेक्ट रखता है। अब एक राइटर हैं, वो कहती हैं कि एक सांवली लड़की और एक खाली जेब वाला मर्द, उनसे जाके पूछें कि उनके लिए दुनिया कितनी तंग है, ठीक है। तो जेंडर में मर्द हो या औरत हो, सांवली लड़की, ठीक है, जिसका कलर ब्लैक हो, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। और खाली जेब का बंदा, बेशक वो जितना मर्जी प्यारा हो, हैंडसम हो, कोई उसके कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें जेंडर भी और क्लासेस भी मैटर करती हैं रेसिज्म में, कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, और आपके पास क्या है, आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इस पे बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने बात की है, जैसे कि कैनशा ने, विलियम ने, और भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने इसको अडॉप्ट किया है क्रिटिकल रेस थ्योरी को। इन्होंने उनको मुख्तलिफ फील्ड्स में स्टडी किया है, जैसे कि उसमें वीमेन स्टडीज़ में डिस्कस किया है, फिर जैसे कि उसमें वर्जीनिया वुल्फ आ जाती है, वुllstonecraft आ जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसी राइटर्स आती हैं। तो फिर फेमिनिज़म को एंड हिस्ट्री को, इन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री भी डिस्कस की गई है, इनकी हिस्ट्री, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, किसी राइटर की बायोग्राफी या उस राइटर के ने किस दौर में रहते हुए वर्क किया है, आप कभी भी उस वर्क को जो है समझ नहीं सकते। इस वजह से आपको हिस्ट्री जानना इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अब including CRT has nailed over the last decade to address the various concerns facing individuals affected by racism. Interestingly, critical race theory scholarship doesn't only draw attention to and address the concern of individual intention affected by racism, but also those who perpetrate and it's spelling mistake, but it's okay. It's seemingly by racism, but also though seemingly unaffected by racial prejudice, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये सिर्फ क्रिटिकल रेस थ्योरी जो है, स्कॉलरशिप जो है, ये इस पे फोकस नहीं करती कि उनके अटेंशन और वर्क रेसिज्म पे या उनके असरात रेसिज्म पे किस तरह के हैं। ऑल्सो वो बात करती है किस तरह उसको देखा जाता है, किस तरह उनका तासुब है, वो डिस्कोर्स किस तरह हमारे जहनों में वाइट सुपरमेसी ने बिठा दिया है। अब जैसे कि अगर देखा जाए, हम लोग पाकिस्तानी इंडियन ब्राउन पीपल कहलाते हैं, ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन या अफ्रीका वाले वो ब्लैक कहलाते हैं। अब ब्लैक्स का डिस्कोर्स उन्होंने क्या पेश किया है? ब्लैक्स आर बारबेरिक, जो अफ्रीकन्स हैं वो बारबेरिक कहलाते हैं। ये हमारे जहनों में ये तासुब बिठा दिया गया है कि वो बारबेरिक हैं। और पाकिस्तानी ब्राउन पीपल, पाकिस्तानी एक्चुअली इन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया है हमें, ठीक है। तो ये नहीं दिखा जाता कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, ये देखा जाता है कि इसने तासुब कैसा छोड़ा है रीडर्स के माइंड पे। इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स बात करते हैं, ठीक है, इसमें फिर वो वाइटनेस पे बात करते हैं, फिर वो ब्लैकनेस पे बात करते हैं, और दोनों का रिलेशन आपस में बताते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। अब आपको लिटरेचर का पता तो चल गया होगा कि क्या लिटरेचर में इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, द वाइट प्रिविलेज। द वाइट प्रिविलेजेस डिस्कस्ड बाय लिपिस Lee Harris
मॉन्टोश एंड अदर क्रिटिकल रेस थेरी स्कॉलर्स। इसमें क्या है, रेफर करती है टू वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन कंट्रास्ट टू नॉन वाइट कंसर्न बेस्ड ऑन देयर रेशियल मेंबरशिप। अब अच्छा बात करें वाइट प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है। वाइट तो वाइट होते हैं, प्रिविलेजेस हुकूक, राइट, ठीक है। अब समझते हैं वाइट के, इस पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने ये बात की है कि वाइट्स आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अपने आप को समझते हैं वाइट मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब उनको लगता है कि सोसाइटी के लिए सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से जो एडवांटेजेस हैं, जो राइट्स हैं, वो सिर्फ वाइट को मिलने चाहिए। जो फ्रीडम है वो सिर्फ वाइट को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिकल पावर है। वाइट इज़ द रैशनल मैन, वाइट इज़ द सिविलाइज्ड मैन, वाइट हैज़ अ मस्कुलिनिटी पावर। और बाकियों को तो उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, उन्होंने सेकंड जेंडर में रखा हुआ है, क्योंकि सेकंड जेंडर जो है वो वीमेन को कहा जाता है। और यही कहते हैं कि बाकी जो रेसिस के लोग हैं वो भी सेकंड जेंडर या अदर वर्ड में आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो फेमिनिन पावर रखते हैं, मैस्कुलिनिटी पावर जो सिर्फ उनके पास है, वाइट पीपल्स के पास। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो राइट्स है ना वो सारे वाइट मैन के पास है। हर लिहाज से, हर लेवल पे, हर स्फीयर के लिहाज से जो राइट्स मिलने चाहिए वो सिर्फ वाइट को मिलने चाहिए, क्योंकि वाइट इज़ अ रैशनल मैन, ठीक है। बाकी तो एनिमल्स कहलाते हैं, सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, वर्किंग क्लास कहलाते हैं, सिर्फ उनके वर्क करने के लिए वो बाकी रेसेस पैदा हुई हैं। These advantages can include both obvious and subtle differences in access to power, social status, experiences and of prejudice, educational opportunity, and much more. For critical race theory scholars, the notion of white privilege offer a way to discuss dominant cultural tendency to normalize white individuals' experiences and ignore the experience of non-white. समझ तो आ रही होगी कि तमाम जो एडवांटेजेस हैं, जो राइट्स हैं, वो अब दोनों के बताए हुए हैं, सबल्स के भी और ऑब्वियस के भी। कि ऑब्वियस उन्होंने किसको कहा है, अपने आप को, वाइट मैन को, और सबल गूंगे बहरे किनको, हम बाकी रेसेस जो हैं, बाकी जेंडर्स जो हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हर लिहाज से, सोशल स्टेटस के लिहाज से, पावर के लिहाज से, एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रेजुडाइज के लिहाज से, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से और बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिहाज से जो एडवांटेजेस, जो राइट्स होने चाहिए वो सिर्फ वाइट मैन के पास होने चाहिए, दूसरों को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। फिर उसके बाद वो बताता है कि वो डिस्कस करते हैं डोमिनेंट कल्चर टेंडेंसी को, कि डोमिनेंट कल्चर टेंडेंसी किसकी है, वाइट की है। इस वजह से वाइट मैन को सारा कुछ मिलना चाहिए और बाकी लोगों की वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को उस पर फोकस करते हैं और बाकी के नॉन वाइट के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देते हैं। Fields such as critical race theory and whiteness study have focused explicitly on the concept of white privilege to understand how racism influenced the white people. इसमें सिर्फ क्रिटिकल रेस थ्योरी में अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो इस फील्ड में हमें ये इस चीज़ पे फोकस करती है वाइटनेस स्टडी कि किस तरह सिर्फ वो वाइट मैन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, और किसको डिस्करेज कर रहे हैं, बाकी तमाम रेसेस को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारा कल्चर डोमिनेंट है, और ऑब्वियसली उनका कल्चर डोमिनेंट है क्योंकि हम खुद ही अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे, हमने खुद ही अपने आप को थर्ड वर्ल्ड में रखा हुआ है, ठीक है। हम कुछ भी नहीं है, हमें लगता है कि हम तमाम चीज़ें तो उनकी फॉलो करते हैं, हमारे पास अपना है क्या। तो जब उनके पास सारा कुछ उनका है, रिलीजन भी उनका है, उनके पास कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, वो किसी का फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ अपना। हमने तो सारे मज़हब, तहज़ीब, सखावत, हर चीज़, रस्म व रिवाज छोड़ दिए हैं, हमारे तो ख़त्म हो गए हैं। आज की दुनिया में हम किन को फॉलो कर रहे हैं? हमारा बैठना, उठना, खाना, पीना, ओढ़ना, पहनना, हर चीज़ में हम वाइट मैन को रखा हुआ है आगे। तो ऑब्वियसली उनका डोमिनेंट कल्चर उन्हीं का है, तो अपने आप को फिर वो ज़्यादा हकूक़ वाला समझते हैं। तो ऑब्वियसली समझेंगे जब वो हर किसी को कहेंगे कि हर कोई ये तो हमारी कॉपी कर रहा है, तो इट्स मीन हम सबसे ज़्यादा अहम है,
हम इम्पोर्टेंट हैं, हम मॉडर्न मैन हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। पहली टर्म समझ आ गई होगी, होप सो। आप प्लीज़ फीडबैक दिया करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताया करें। अगर समझ आती है तो भी आप मुझे कमेंट में फीडबैक्स दिया करें कि आपको हमारा लेक्चर किस तरह का लगता है। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, माइक्रो एग्रेशन। माइक्रो एग्रेशन, अब एग्रेशन क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। माइक्रो एग्रेशन रेफर टू सीमिंगली मिनट ऑफन अनकॉन्शियस quotidian instance of prejudice that collectively contribute to racism and subordinate of racialized individual by dominant culture। अब माइक्रो एग्रेशन आपके लिहाज से किसको कहा होगा? माइक्रो एग्रेशन कहते हैं गुस्से को। अब गुस्सा सबसे ज़्यादा किसको आता है? हमें आता है। हम जज्बाती लोग हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमारे पास यस ऑब्वियसली इमोशंस हैं। हमें कोई चीज़ बहुत हर्ट भी कर जाती है, बहुत ज़्यादा हम जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल, हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब उनमें गुस्सा नहीं है, वो वाइज मैन है, वो सियासतदान है, उनमें पॉलिटिक्स चलती हैं बहुत ज़्यादा। वो चुप रहने, अगर आपने रिलक्टेंट फंडामेंटल पढ़ा हो, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वाइट मैन था वो कितना खामोश होकर बैठा हुआ था। और बोल कौन रहा था? चंगेज़ बोल रहा था। वाइट मैन सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा था चुप करके। उनमें बहुत कम गुस्सा होता है, और इसी वजह से हम जज्बाती हो के हर चीज़ अपनी एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है और हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हमारी बातों के थ्रू हमें वो जान लेता है, हमारी साइकी जान लेता है, हमारे इमोशंस वो हमें पढ़ लेता है, हमें जान लेता है कि हम किस तरह के हैं और हमें किस तरह हर्ट किया जा सकता है, हमें किस तरह फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया जा सकता है, हमारी फीलिंग्स किस तरह की हैं और किस तरह हमें वो अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया है? अपने आप को ही फर्स्ट जेंडर में रखा है, फर्स्ट स्टेज में रखा है, फर्स्ट वर्ल्ड में रखा है। वो हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स उनके लिए सिर्फ वो एक टूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो हमें जान सकते हैं कि हमसे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और यही चीज़ें पैगी ने डिस्कस की हैं कि हाउ लीगल डिस्कोर्स पार्टिसिपेट इन एंड can counteract the effect of microaggression। और बस यही इसमें बताया गया कि माइक्रोएग्रेशन का हम किस तरह शिकार होते हैं। अब इसमें भी वाइट मैन आ गया, समझ आ रही? अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म, अब दिस कंसेप्ट डिस्कस एक्सटेंसिवली बाय कैमरा Felice Dawn referred the systematic way dominant society restricts asks racialized individual or groups access to opportunity. These inequalities, which include an individual access to material condition and power, are not only deeply embedded in legal institutions but have been absorbed into American culture such a degree that they are often invisible or easily overlooked। अब रेसिज्म को प्रमोट हम इंस्टीट्यूशनल जो हमारे इदारे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक लेवल पे अगर देखें, एजुकेशनल लेवल पे देखें, कॉलेजेस, स्कूल्स या व्हाट्सएवर, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी अदारे हैं या बाकी कोई भी अदारे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रमोट क्या हो रहा है? किस रेस को प्रमोट कर रहे हैं? हमारी रेस ब्राउन है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए हमें अपने अदारों में। लेकिन हमारा वहाँ पे ओढ़ना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर छोटी छोटी चीज़ जो हमने रखी हुई है, फॉलो की हुई है, वो वाइट मैन की है। हर मटीरियलिस्टिक, हर कंडीशन, हर पावर हम वाइट मैन की तरह वाइट मैन की कॉपी करते हैं। हमने वहाँ भी उनको अब वो एकेडमिक लेवल, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल हमारे हैं, वो इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान के हैं,
लेकिन हुकूमत किनकी चल रही है? वाइट मैन की। आज भी अगर आप नादरा ऑफिस में जाएं, आप बैठे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज इट, तो आप बैठे हो वहाँ पे और अचानक एक वाइट मैन या एक वाइट लेडी इंग्लिश बोलने वाली उठ के आ जाए, तो आप पहले तो उसको देखेंगे, आप उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, यार क्या इंग्लिश बोल रही है, इसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, क्या प्यारी लग रही है, जीन्स, पैंट, शर्ट, बाल खोलना, हेयर स्टाइल्स, बोलने का अंदाज, ईच एंड एवरीथिंग। हम किन को फॉलो कर रहे हैं? आज भी हम अपनी ज़ुबान को भूल चुके हैं। मैं लेक्चर दे रही हूँ, इसमें मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश हैं, मोस्टली वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ हो रहे हैं। तो क्या हमारे पास प्योरिटी रही है? हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, कहीं भी कुछ नहीं रहा। सोशल कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CRT, social construction refer to the notion that race is a product of social thought and relationship. It suggests that race is a product of neither biology or not genetic, but it's race rather a social invention. अब सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने का बताया गया है इसमें कहते हैं कि रेफ़र करता है ऐसे नोशन को जिसमें एक रेस एक प्रोडक्ट होती है। उस प्रोडक्ट के थ्रू आपको पता चल सकता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, उसमें मिलावट है या वो प्योर है, ठीक है। और वो रेस ही वो रेस ही प्रोडक्ट होती है, और रेस के थ्रू ही उस प्रोडक्ट के थ्रू नेशनल सोशल थॉट्स और रिलेशंस के पता चलते हैं। और अब वो रेस क्या है? रेसेस हमारी प्योर नहीं रही। हम ब्राउन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं रहे। हम प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेस प्रोडक्ट है, यहाँ पे बताया गया है, तो हम ब्राउन रेस, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे सोशल रिलेशंस, ये सोशल थॉट्स, ये सारी ख़त्म हो गई हैं, तबाह हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। किस तरह? हमारी थॉट्स अब अमेरिकन से मिलती हैं, यूरोपियन से मिलती हैं, ठीक है। लंदन जाने के ख्वाब देखते हैं। अब तो हनीमून भी पूछा जाए तो पेरिस, इटली या बड़े बड़े स्विट्ज़रलैंड, इस तरह पूछा जाया जाता है। हमारे थॉट्स में अब वाइट मैन वाकई द मैन ऑफ द यूनिवर्स है, वो ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है। It's just the race is product, neither biology or neither genetic, but it's rather social invention. ये प्रोडक्ट वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि बायोलॉजिकली या जेनेटिकली इन्वेंट नहीं हुआ होता, वो सिर्फ सोसाइटी ही उसको इन्वेंट करती है। वो सोसाइटी ही एक बंदे को इन्वेंट करती है, उस प्रोडक्ट को वो सोसाइटी ही बनाती है। और हमारी सोसाइटी में कुछ प्योरिटी नहीं रही। अब intersectionality and anti-essentialism, these terms refer to nation that once aspect of an fancies explain. Actually I'm sorry but वो pronunciation जो है वो बहुत मुश्किल होती है, that's why. But everyone has potentially conflicting overlapping identities, loyalties and allegiances. ये एक्सप्लेन कहता है कि हर कोई शिकार है, पोटेंशियली शिकार है। फिर ओवरलैपिंग, उनकी आइडेंटिटीज़ अब उस ओवरलैप हुई जा रही है, ठीक है। एक पाकिस्तानी या प्योर पाकिस्तानी, उसमें उसको अमेरिकन ड्रीम दिखा गया, अब अमेरिका भी उसमें आ गया है, उसमें लंदन की आइडेंटिटी भी आ गई है। वो कहीं दुबई जॉब करने जाता है, दुबई की आइडेंटिटी आ जाती है। दुबई में जॉब करते करते इंडियंस उसके साथ मिल जाते हैं, या सिख या कुछ भी, उन तमाम की तमाम आइडेंटिटीज उसके ऊपर ओवरलैप होती जाती हैं। तो इट्स मीन कि उसकी आइडेंटिटी तो कहीं नीचे रह गई, कहीं पीछे रह गई, वो छुप जाती है, वो उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। लॉयल्टीज़ एंड एलिजेंसेस, ठीक है। यह उसको बताता है कि हर कोई अब इस तरह का है जिसमें अब कुछ नहीं रहा सिवाय कॉपी पेस्ट के। हम हर किसी से कॉपी करते हैं, अपने अंदर पेस्ट कर लेते, कॉपी कर लेते, अपना कुछ भी नहीं है हमारे पास। एज डेलगेडो एंड अदर वर्ड्स, we cannot predict an individual's identity, belief or a value based
on category like race, gender, sexuality, religion, nationality, etc. Instead, we must recognize that individuals are capable of claiming membership to a variety of different and oftentimes seemingly contradictory category and belief system regardless of identity's outer side attempt to impose upon them. अब ये कहते हैं जो डेलगेडो हैं वो कहते हैं हम किसी की भी आइडेंटिटी अब नहीं, हम बहुत मुश्किल है कि हम किसी की भी आइडेंटिटी जान के उसको बता सकेंगे तुम इस शख्सियत के मालिक हो। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी, उनके बिलीव, हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो अब उनके जेंडर बेस, सेक्सुअलिटी बेस, रिलीजन बेस, नेशनलिटी बेस, हर चीज़ उसमें ओवरलैप हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है, हर हाइब्राइड हो चुकी है, हर रेस हाइब्राइड हो चुकी है। ठीक है, अब वो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने रिगार्डलेसली अपनी बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स की आइडेंटिटी को अटैम्प्ट किया है और अपने ऊपर इम्पोज कर लिया है। तो ये क्या है, ये हो गए हमारे सेक्शंस। आज की इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा जो क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक टॉपिक था वो कवर हो चुका है। तो इस लिहाज से अगर आप इसके अकॉर्डिंग मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए हों या कुछ भी समझ ना आई हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो काइंडली आप कमेंट करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।